का स्वागत है। पिक्चर अभी बाकी है। छत्तीसगढ़ की पिक्चर तो साफ हो चली है। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी लग सकता है भारतीय जनता पार्टी को झटका। कांग्रेस के सीनियर लीडर और उपाध्यक्ष सीपी शेखर का दावा है कई बड़े नेता बीजेपी के नेता पीसीसी चीफ कमलनाथ के संपर्क में हैं। दो पूर्व मंत्रियों के भी कांग्रेस से संपर्क होने का दावा किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है बंसल न्यूज पर कि कई ऐसे लीडर हैं जो लगातार संपर्क बनाए हुए हैं, बल्कि ये भी कहा कि 25-30 साल जिनको सेवा करते हो गए हैं लेकिन पार्टी की उनको सुध नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब कांग्रेस ये तय कर देगी तो वो कांग्रेस के साथ खड़े नजर आए। आज ही नंद कुमार साय ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे में सीपी शेखर जो कह रहे हैं तो क्या इसको बड़े रूप में देखा जाए? क्या कहना है सीपी शेखर का, जरा सुनिए। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को। नंद कुमार साय ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। अब चर्चा मध्य प्रदेश में भी है। कई लीडर बीजेपी के कांग्रेस के संपर्क में हैं। कमलनाथ जी खुद इस बात को कह चले। सीपी शेखर साहब है मेरे साथ इस वक्त, कांग्रेस के उपाध्यक्ष वरिष्ठ लीडर। शेखर साहब, नंद कुमार साय तो छोड़ गए और छत्तीसगढ़ में, तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसा हो? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अनेक मैं कह रहा हूँ आपको जो है नेता हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। उनमें से कुछ तो कमलनाथ जी से मिले भी हैं, और जैसा कमलनाथ जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जो 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जो वहाँ उपेक्षा अनुभव कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आने के लिए तैयार है। परंतु अंतिम निर्णय कमलनाथ जी लेंगे और जो हमारे पास आएगा और कांग्रेस के लिए उचित लगेगा कि हमारी विचारधारा से मिलता जुलता है, हम जरूर कांग्रेस में उसको लेंगे। ये माना जाए कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी धमाका हो सकता है? बिल्कुल धमाका होगा, मध्य प्रदेश में धमाका होगा, और 2-3 बहुत वरिष्ठ नेता जो मंत्री वहाँ रहे हैं वो कांग्रेस में आने हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप? सही बात बोल रहा हूँ। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। सीपी शेखर जैसा कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी बड़ा धमाका हो सकता है, इंतजार कीजिए। लेकिन सवाल बड़ा यही कि आखिर कौन होंगे वो नेता? क्या जिन नामों की चर्चा चल रही वो, या कोई और? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, मशीन भोपाल। चलिए, तो आप सुन रहे थे इस वक्त, और जैसा कह रहे थे सीपी शेखर, वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि कई लोग उनके संपर्क में। उन्होंने जोर दिया, अनेक 2 बार उन्होंने जोर दिया, और ये भी कहा कि बिल्कुल ये होगा। और बड़ा एक तरह से कहा जाए तो छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी हड़कंप बचने वाली, जैसा उनका दावा है। लेकिन बात यही नहीं है। दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें बड़ी तेज है। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से भी उनकी मुलाकात हुई है। दीपक जोशी ने की थी मुकेश नायक से मुलाकात, और देवास में अपने घर पर इस वक्त दीपक जोशी मौजूद भी नहीं है। दीपक जोशी की बागली में होने की खबर है, सूत्रों का ऐसा दावा है। और बंसल न्यूज से फोन पर दीपक जोशी ने बात की। जब हमारे न्यूज हेड शरद जी से बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि सारे विकल्प खुले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरी जो बातें हैं उसको माना नहीं जा रहा है, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो वो नाराज नजर आए। क्यों है नाराज, आखिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि दीपक जोशी को लेकर जो अटकलें तेज हो रही है, उन्होंने ना तो जाने का दावा किया है और ना ही कुछ और, पर इतना जरूर कहा है कि कुछ तो है। चलिए, इस वक्त हम देखते हैं शरद जी की थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई थी दीपक जोशी जी से, हमारे न्यूज हेड है। क्या बात हुई है, सुन लीजिएगा। भैया, मैं 2.5 साल 3 साल में अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया हूँ। जी जी जी। मैं कोई पद नहीं चाहता, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहता, मैं चुपचाप बैठा हुआ। आपने कभी देखा क्या मुझे कोई पार्टी करने में या फलानी जगह ढंकी जगह? कभी नहीं। मैं अपना काम अपनी जगह करता हूँ। लेकिन काटाफोड़ से लेके कल केलोद तक की लड़ाई, जी जी जी, काटाफोड़ में 17.5 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको लेके मैं 2.5 साल लगातार गुहार लगाता रहा, और आखिर में मुझे मोदी जी की लेटर लिखना पड़ा। उसके बाद उन 37 लोगों पर FIR हुई जी। अब आज भी वो धीमी गति से, लोकायुक्त का मामला है, लोकायुक्त मैं जानता हूँ क्या करता है। जी हाँ जी। वो पैसे के पैसे रखी, वो जनता सब मुझसे कहती है कि आप ईमानदार आदमी हो, ईमानदार आप कहते हो कि मेरा परिवार मेरा घर, आप क्यों हमारी लड़ाई नहीं लड़ते, क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? परंतु केलोद गांव जहाँ का मनोज चौधरी रहने वाला है, उस गांव में एक मुकेश चौधरी लड़का है जो विकलांग है पैर से जी। उसका परिवार जनसंघ जमाने से हमारे साथ, और इसलिए है कि उसके पिता मनोज चौधरी के दादा का गाँव में, आपको याद होगा, मर्डर होने के बाद कल फट जाती है। जिन्होंने मर्डर किया वो अपने आप हमारे कार्यकर्ता हो गए, सालों से हमारे साथ है। अब उसकी गुमटी हटाने को प्लास्टिक पाइप बनाया है लोगों ने, और बोले कि इसको तो JCB से तोड़ेंगे ही। तब मुझे वो 5 घंटे धूप में बैठना पड़ा।
ओ, अब ऐसे मामले आ रहे, मैं क्या लड़ते लड़ते थक गया हूँ अब इन लोगों से। अब लड़ते लड़ते मुझे कोई ना कोई सहारा चाहिए, और सहारा अगर मुझे कहीं मिलेगा तो मैं उस सहारे के साथ जाऊंगा। चलिए, उन्होंने सीधा कहा है कि सहारा यदि मुझे कहीं मिलेगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। आखिर कहां से मिलेगा दीपक जोशी को सहारा? लेकिन इन तमाम सारे मुद्दों पर कमलनाथ ने भी कुछ कहा है। क्या कहना है कमलनाथ का, जरा सुनिए। तो पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में आने की स्थिति पर वो बोले हैं, हमें अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, ऐसा कमलनाथ ने कहा है, लेकिन थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है। ये कमलनाथ का कहना है। नीचे करो रे, मुंह पे आ रही है। ट्रेलर है, ट्रेलर देखते जाइए। नीचे करो रे, मुंह पे आ रही है। ट्रेलर है, ट्रेलर देखते जाइए। नीचे करो रे, मुंह पे आ रही है। ट्रेलर है, ट्रेलर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेता। तो चलिए, पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में आने की स्थिति पर वो बोले हैं, हमें अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है, ऐसा कमलनाथ का कहना है, लेकिन थके हुए नेताओं की जरूरत नहीं है। ये कमलनाथ ने कहा। अब एक बार फिर सुन लीजिए। कई नेताओं के आने की संभावना है, नेताओं के आने की स्थिति बन रही है कांग्रेस में सर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, नेताओं थके हुए नेताओं की आवश्यकता नहीं है। कई नेताओं के आने की संभावना है, नेताओं के आने की स्थिति बन रही है कांग्रेस में सर। हम कार्यकर्ताओं से मेरा संबंध है, कार्यकर्ताओं की। चलिए, तो आप सुन रहे थे कमलनाथ को, लेकिन कमलनाथ के पहले सीपी शेखर क्या कहे वो भी आपने सुन लिया। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कई लोग मेरे संपर्क में हैं। मुकेश नायक की बात हुई है दीपक जोशी से, जैसा मुकेश नायक ने भी कहा है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या स्थितियां हैं, इस वक्त सीधे मैं कांग्रेस कार्यालय चलूंगा। मेरे सहयोगी सूरज वहां मौजूद है और स्टूडियो में भी हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी मौजूद है, और साथ ही डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, पूर्व अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम के, और प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस कार्यालय चलता हूं। सूरज, बड़ी तेज अटकलें हैं इस वक्त। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो दिखाई दिया, उसके बाद हड़कंप छत्तीसगढ़ में मचा, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ का असर मध्य प्रदेश में भी होगा? जैसा मुकेश नायक की बात हुई, आपने भी बात की है, और दीपक जोशी के नाम की चर्चा है। सीपी शेखर बंसल न्यूज पर बोल रहे हैं कई लोग संपर्क में। क्या कहेंगे, क्या हलचलें हैं कांग्रेस के भीतर? बिल्कुल मनोज जी, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस बात का संकेत दे चुके हैं कि लगभग दीपक जोशी को लेकर लगभग सहमति बन चुकी है, और माना जा रहा है जो हमारे सूत्र हैं उनके हवाले से यदि बात करें तो लगभग दीपक जोशी के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कमलनाथ ने भी हरी झंडी दे दी है, उन्होंने आश्वस्त कर दिया है। और तमाम जो नेताओं के बयान भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कभी भी हो सकता है, देर रात तक, कल या परसों, कभी भी दीपक जोशी जो है वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और 2023 से पहले जिस तरीके से कांग्रेस की हालत है, हम बात करें, यहाँ भी चहल पहल बढ़ती जा रही। तमाम जो नेता हैं वो भी इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सुबह कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो हुआ है वो एक ट्रेलर है, और ट्रेलर मध्य प्रदेश में भी दिखाई देगा। हमारे साथ बड़े नेता महेंद्र जोशी जी, उनसे बात करें। सर, दीपक जोशी को लेकर जो अटकलें जताई जा रही हैं, और जो खबर आ रही है कि लगभग सहमति हो चुकी है, अब कभी भी दीपक जोशी कांग्रेस के साथ होंगे? देखिए, दीपक जोशी केवल दीपक जोशी नहीं है। दीपक जोशी का इतिहास अगर देखें, एक मध्य प्रदेश में जिसे राजनीतिक संत की संज्ञा दी गई, ऐसे कैलाश जोशी के परिवार से आते हैं, और स्वाभाविक रूप से ये जो सारी कुंठा और परेशानियां पैदा हो रही हैं, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार लोगों का शोषण करके, और उसके बाद में, और खास करके वे परिवार जो लोग इनके बड़े समर्पित भाव से रहे, मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी इसका बड़ा जीता जागता उदाहरण है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो भी अब भारतीय जनता पार्टी में जहां पर अपमानित होकर के जहां अपनी बात न कह पाता, क्योंकि वहां पर लोकतंत्र है ही नहीं, इसलिए अगर दीपक जोशी जी हमारी पार्टी में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उस बड़े परिवार का एक योग्य पुत्र अगर हमारे परिवार में आता है तो हम स्वागत करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कार्यकर्ताओं की बात सुनकर थक चुका हूं, पार्टी मेरी बात नहीं सुनती है, तो कहीं ना कहीं निराशा है उनके अंदर। स्वाभाविक रूप से वहां पर तो एक तरफ होता है जो खाता ना बही, जो मोदी जी कहें सो सही, जो अमित शाह कहें सो सही, या जो उनका एक आध कोई नेतृत्व, अदर वहां पर डायलॉग की परंपरा समाप्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। वहां केवल कहने के लिए लोकतंत्र बचा है। सूरज, क्या और भी लोग संपर्क में? एक सवाल कर लीजिएगा। हम इतना ही खुले मन से
अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी बात करते हैं, सभी दिग्विजय सिंह जी स्वयं घूम रहे हैं मध्य प्रदेश में। सर, आने वाले समय में क्या और भी नेता है, जिस तरीके से सीपी शेखर साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे हैं कि बीजेपी में अब कहीं ना कहीं निराशा कुंठा है नेताओं में, तो आने वाले समय में क्या और नाम भी सामने आएंगे? देखिए, हमारे नेता ने कहा है, आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि ये अभी ट्रेलर है, और मेरा कहना है कि अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। बिल्कुल मनोज जी, चेहरे का आत्मविश्वास बता रहा है कि कहीं ना कहीं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के संपर्क में। और जिस तरीके से हमने देखा कुछ दिन पहले ही यादवेंद्र सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, और उसके बाद अब दीपक जोशी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा, चुनावी साल है, क्या कुछ बदलाव होते हैं और क्या और भी जो वरिष्ठ नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है, क्या धीरे धीरे उनके भी नाम सामने आएंगे? बिल्कुल सूरज, और आप निगाह बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से इस वक्त बड़ी तेज अटकलें, हलचलें सब दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए, डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी, प्रताप भानु शर्मा जी और हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी। सबसे पहले शरद जी के पास चलूंगा। शरद जी, आपकी बात भी हुई दीपक जोशी जी, सीपी शेखर को भी आपने सुना, और जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह की अटकलें, चर्चाएं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में हुआ है इसलिए संभावना को ज्यादा नजर आती है। मनोज, हम कोशिश करते हैं कि खबर के बारे में जितना परख सकें, हम ही क्या सारे मीडिया संस्थानों की जिम्मेदारी से कोशिश होती है, जो इस बात को बखूबी समझते हैं कि दर्शकों तक या पाठकों तक खबर पहुंचाने के पहले क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता एक बड़ा फैक्टर है। तो इस पूरे मामले में भी हमने पूरी कोशिश की कि हम दीपक जोशी से बात करें। उनसे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि हाँ, मेरे विकल्प खुले हैं, मैं अभी नहीं जा रहा हूं, अभी मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, लेकिन मुझे सहारे की जरूरत है। और जाहिर तौर पर उनका इशारा था कि वो सहारा बीजेपी नहीं है। फिर हमने कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता से बात की, क्योंकि हमने देखा कि कुछ मुकेश नायक जी और कुछ अन्य नेताओं के साथ एक उनका फोटो दीपक जोशी का 2-3 दिन पहले का वायरल हो रहा है। उसको लेकर जब हमने उन वरिष्ठ नेता से बात की तो उनका कहना था कि दीपक जोशी निश्चित तौर पर बीजेपी में आने के इच्छुक हैं, और मुकेश नायक जी के नेतृत्व में टीम उनसे मिली है, और उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ जी ने हरी झंडी दे दी है दीपक जोशी जी के लिए, कि अगर वो आने के इच्छुक हैं तो हम इसके लिए तैयार हैं। अब जो अंदर खाने की खबरें हैं कि 5 मई या उसके बाद ये तारीख सामने आ रही है, ये 1-2 दिन में घटने वाला कार्यक्रम नहीं है। दीपक जोशी जी इस समय बागली में बताए जा रहे हैं, जो कि उनका गृह क्षेत्र परंपरा से रहा है। उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय कैलाश जोशी जी, जैसा महेंद्र जोशी जी कह रहे थे, मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कहे जाते रहे कैलाश जोशी, इसलिए दीपक जोशी का एक बड़ा सिग्निफिकेंस है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में जी। कैलाश जोशी जी मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। तो उनके पुत्र का जो खुद मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश में, राज्य मंत्री रहे हैं, उनका इस तरह से असंतुष्ट होकर, और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि सब कुछ ऑल सेट बताया जा रहा है, राजनीति है, अगर मगर का सवाल हमेशा रहेगा, लेकिन 5 तारीख या उसके बाद दीपक जोशी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुल सकते हैं, ऐसा दावा खुद कांग्रेस के अंदर सीपी शेखर भी बड़ी बात कह रहे हैं शरद जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा, वो एक गंभीर नेता है। वो उस राजनीति के, प्रताप भानु जी बहुत बेहतर समझते हैं कि राजनीति का ये वो दौर था 70-80 के दशक तक का, जब राजनेता तोल मोल कर बोलता था, बोलने के पहले 10 बार सोचता था, चेहरे के भाव गंभीर रहते थे, और बोलने के बाद ये नहीं कि उसको ये बराबर चिंता रहती थी कि मेरे वाक्य कहीं निष्फल ना हो जाएं। तो सीपी शेखर साहब ने जो कुछ कहा है, मुझे लगता है उन्होंने दावा कोई नहीं किया है, लेकिन बातें सारी कह दी हैं। 2 पूर्व मंत्री संपर्क में हैं, कई बड़े नेता कमलनाथ जी के संपर्क में, और आप मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखेंगे तो दोनों पार्टियों के लिए दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस के भी असंतुष्ट जो है बीजेपी के दरवाजे पे खड़े, और बीजेपी के असंतुष्ट कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े जी। डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपके यहाँ कौन लोग खड़े हुए? वहां तो बहुत क्लियर है कि कई लोग खड़े हुए। देखिए, 2-3-4 बातें हैं, चूंकि लंबे लंबे वक्तव्य सबके हो गए, तो मैं अपनी पार्टी की ओर से रखना चाहूंगा। कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन है, पहले वो रख देता हूँ। तो माननीय दीपक जी से बात करी शरद जी ने। दीपक जी अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही है, तो इसीलिए मेरा तो कर्तव्य है उनको डिफेंड करना। और जब शरद जी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं थक गया हूँ। फिर उसके बाद आपने बाइट बदल दी, कमलनाथ जी की बाइट लगाई, उसमें उन्होंने, कमलनाथ जी ने कहा मैं थके हुए लोगों को नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैं तो केवल अपने ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ, कोई इसमें मेरी टिप्पणी नहीं मानिएगा। तो दूसरा बयान तत्काल तपाक से कमलनाथ जी का आया कि मैं थके हुए लोगों को लेने में हमारी कोई रुचि नहीं। मतलब ये मान रहे कि जोशी जी थक गए?
सर मुझे कुछ नहीं, इन्होंने नहीं कहा। अरे मनोज जी, क्या गजब कर रहे हैं आप? जी 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 डॉक्टर साहब ने कहा जी, प्रतीक और संकेतों का महत्व समझिए राजनीति में। जी 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 डॉक्टर साहब मैं बोलिएगा सर। मैं तो आप लोग जो दिखा रहे हैं उसको सर, देख रहा हूँ बोलिएगा। दर्शक की तरह। जी फिर उसके बाद सर अब सवाल शरद जी का बहुत मौजूद है, और वो सवाल ये है कि कौन किधर जाएगा, जो आपने भी पूछा है। तो देखिए साहब, एक तरफ तो मोदी जी की वंदे भारत एक्सप्रेस है जो हर हफ्ते एक बनकर तैयार हो रही है और डेब्यूट हो रही है, और दूसरी तरफ मालगाड़ी है कमलनाथ जी की। तो जिसको दिल्ली जिसमें बैठ के जाना हो जाए भाई, जिसको अच्छा लगता है वंदे भारत में बैठ के जाना, मोदी जी के साथ बैठ के जाना, शिवराज जी के साथ बैठ के जाना, उसका स्वागत है। और सब आप लोगों की गाड़ियां हैं, और दूसरी ओर एक मालगाड़ी है, उसमें बैठकर जाना है, जिसमें एक एंड पे कमलनाथ जी है, दूसरे एंड पे दिग्विजय सिंह जी है। कौन कितना थका हुआ है सब लोग जानते हैं। जी तो जी। मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, पर बहरहाल लोकतंत्र एक का उत्सव चुनाव होता है, और चुनाव में दल बदल जो होते हैं, शरद जी मैं गंभीर बात कहने जा रहा हूँ जी। दल बदल का आधार योग्यता न होकर कई बार केवल टिकट भी हुआ करता है, और कभी कभी योग्यता और टिकट का आकांक्षी होना या महत्वाकांक्षी होना ये विरोधाभासी भी होते हैं। ठीक कह रहे हैं। और कोई भी दल विनेबिलिटी पर समझौता नहीं करता शरद जी, योग्यता पर। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल नहीं करेगी, तभी हम वंदे भारत बना पाए। तो हम तो साहब वंदे भारत के सिपाही हैं, उसके टीटीई हैं, और आप लोग उसमें यात्रा करने जाएंगे तो आपका स्वागत है, भानु जी का भी स्वागत है जी। बाकी मालगाड़ी तो जो चाहे बैठ जाए। प्रताप भानु शर्मा जी, कितने लोग संपर्क में हैं? सीपी सेकर तो बड़ा दावा कर रहे हैं, आप भी इस समय हम देख रहे हैं कि बिंद की जिम्मेदारी आपके पास है, तो कहाँ कहाँ से लोग संपर्क में है? ये दावा किस आधार पर? देखिए, चंद्रशेखर जी ने जो दावा किया है वो एक वरिष्ठ आदमी है, गंभीर व्यक्ति हैं। जैसा शरद जी ने कहा कि वो उस समय के नेता हैं जब तोल मोल के ही बोला जाता था, गंभीरता से जिस बात पे विश्वास होता था वही कहा जाता था। तो जैसा आपने कहा, पिक्चर अभी बाकी है, आपने अधूरी बात कही है। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पूरी बात ये ऐसे होती है। तो अभी इतने नेता संपर्क में है जो वहां पर कुंठा अनुभव कर रहे हैं, निराशा अनुभव कर रहे हैं, और कुछ लोगों की एक गैंग बन गई है सरकार को और शिवराज सिंह के आसपास। हम दो हमारे दो, जो दिल्ली में है वैसा ही हालात मध्य प्रदेश में हो गए हैं। अब यदि छत्तीसगढ़ के नंद कुमार साय जी ये कहते हैं कि उस जमाने की जो आडवाणी और अटल जी के जमाने की भाजपा थी या जनसंघ था, अब वो नेतृत्व में वो बात नहीं रही पार्टी में, तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 3 बार के सांसद हैं प्रदेश भाजपा के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जब संयुक्त था तब वो अध्यक्ष रहे हैं, तो वही बात मध्य प्रदेश में लागू होती है। और कई लोग हैं जो इनकी झूठ से और प्रशासन के दुरुपयोग से, भ्रष्टाचार से, ये दीपक जोशी जी बड़े ईमानदार पिताजी के ईमानदार बेटा हैं। उनके पिताजी सबसे अच्छे मध्य प्रदेश के ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर गिनती होती है उनकी। तो और यदि वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं कहा थके हुए, उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से, प्रदेश की सरकार से कह के थक गया। इस बात को जरा डॉक्टर वाजपेयी जी जो हमारे विद्वान व्यक्ति हैं समझ लें कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है। और अब यदि वो कांग्रेस के संपर्क में हैं और आना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति का हम जरूर स्वागत करेंगे। और कमलनाथ जी के संपर्क में है बहुत से व्यक्ति, कार्यकर्ता भी उनके संपर्क में हैं जो वहां से निराश हो चुके हैं, वो जो गुटबाजी से परेशान हो चुके हैं। आपकी बात पर कोई डॉक्टर इस बात पे कहना चाह रहे हैं, सौदेबाजी करने वाले लोगों से परेशान हो गए, वो छोड़ना चाहते हैं। डॉक्टर इस बात पे स्वागत करेंगे उनका। और कमलनाथ जी सूझबूझ वाले नेता हैं, और जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कह दिया कि हमें थके हुए नेता नहीं चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। हमें अच्छे कार्यकर्ता, यदि प्रदेश से जुड़े हुए लोग, राजनीति में शुचिता की राजनीति करने वाले लोग, इन्हें उन्हें बुलवा दीजिए, आप बोल दीजिए तो उनकी भड़ास निकल जाए, हम सुन लेंगे। बिल्कुल मनोज, मैं एक बार बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट मिल रहा है इस वक्त चूंकि इसी घटनाक्रम से जुड़ा है, तो मैं अपने मुअज्जिज मेहमानों को और आपसे भी आग्रह करूंगा, इस वक्त सीधे रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नंद कुमार साय जी, और उनसे बात करेंगे हमारे स्टेट ब्यूरो हेड आदित्य नामदेव। आदित्य, ओवर टू यू।
अभी टीम कह रही है नहीं है, तो चलिए फिर मैं आपके जो हैं उनकी तरफ लौटता हूं। तो डॉक्टर वाजपेयी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं बस 10 सेकंड ये कहना चाहता हूँ। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया शरद जी, जो बहुत सीरियस है। देखिए, महात्मा गांधी जी थे, और ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी जी के सुपुत्र या पौत्र पौत्री नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी को डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। वो कोई विरासत में गांधीत्व को प्राप्त करे, ऐसा कोई बहुत आवश्यक नहीं होता है। इसी प्रकार से दीपक जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और अभी हैं हमारे साथ, तो मेरा तो धर्म ही यही है। फिर उसके बाद कैलाश जोशी जी से उनके संतत्व की तुलना कर देना, देखिए कैलाश जोशी जी संत हैं, थे और रहेंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बहुत गंभीर राजनेता हैं आप। आज दो घटनाक्रम घटे हैं। नंद कुमार साय जी, आप समझते होंगे कि इतने पुराने नेता जिनके रक्त में संघनिष्ठ सोच, जनसंघ, 40 साल की राजनीति, 40 इयर्स जी, 40 इयर्स नहीं सर, मोर देन 40 इयर्स। आप समझ लें कि वो अपने स्कूली जीवन के बाद, यानी मैं तो कहूंगा मोर देन 50 इयर्स, वो व्यक्ति अगर पार्टी बदल रहा है। एक मध्य प्रदेश की राजनीति के संत कैलाश जोशी जी, जिनका अद्भुत, उनका पुत्र व्यथित है। उन्होंने ये नहीं कहा बीजेपी में कोई दोष और दुर्गुण है। उन्होंने, देखिए, जो घटनाक्रम जुड़ता है मैं उसको और स्पष्ट करता हूं। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं की वजह से जो कुछ असंतुलन की स्थिति कुछ क्षेत्रों में बनी है, सब तरफ नहीं बनी है मध्य प्रदेश में, उसके विक्टिम कहूं या उससे प्रभावित होने वाले नेता है दीपक जोशी। उनका यह आरोप भी है कि साहब ऐसे भी लोग आ गए जिन पर कुछ गंभीर मामले हैं, मैं संस्थाओं की तरफ जाता हूं तो सुनवाई नहीं होती, ऊपर तक मैंने बात की है। तो ये जो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, हर कोई यूं ही दुखी नहीं होता। डॉक्टर साहब, ये दुखी लोग बहुत अधिक संख्या में नहीं होने चाहिए पार्टी में। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा जी, मैं बिल्कुल इस बात को गंभीरता से कहना चाहूंगा कि नंद कुमार साय जी संदिष्ट रूप से और अक्षुण्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रथम पंक्ति का नेतृत्व रहे हैं, खासतौर से आदिवासी वनवासी का जी, और अटल जी के साथी रहे हैं। और मैं आपसे शेयर करूंगा शरद जी कि उनके जाने से आप मानकर चलिए, उनके दुख में हमारे शीर्षस्थ नेता हतप्रद हैं और वे भी दुखी हैं जी, किसी के मन में कोई खुशी नहीं है। ठीक बात है। और लेकिन एक पक्ष और है, वो दुखी होके गए हैं, जरूर है, उनके विषय रहे होंगे जिसकी ओर आप भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि वो कहाँ गए हैं। तो कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि वो जहां चले गए हैं वो उनके मनोनुकूल है, नाराज हो गए होंगे, ये मैं सहमत हूँ। तो मेरा अभी भी विश्वास है कि वो वापस आएंगे। जैसे कि करुणा जी, आप सब लोग जानते हैं, अटल जी की जो भतीजी रही हैं, उनका सर आप मानेंगे नहीं, मैं तो उनके बहुत निकट रहा हूँ, वो भी दुखी होके गई थी, ठीक है, लेकिन वे हमेशा कांग्रेस से खुश नहीं रही। ये बात सच है कि वो दुखी हो, इमोशनल है ये लोग, तो इमोशनल होके फैसला लेना एक अलग बात है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटिकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ी जाए। गांठ क्यों पड़ रही है? गांठ क्यों पड़ रही है? ये मैंने आपकी जो ये आपने बात कही है, ये हमारे सोचने का विषय है। इसी बात को यदि मध्य प्रदेश से जोड़ते हुए चले, जैसे उन्होंने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पहले एक समग्र कमेंट ले लीजिए चिंतन का विषय है प्रताप भानु जी का। जी जी, डॉक्टर हितेश वाजपेयी। देखिए मैंने आपसे बहुत पहले भी कहा था, एक अच्छे नेता है, निश्चल मन के हैं, इमोशनल हैं, और बहुत कठिन है कि एक रैशनल कांग्रेस के साथ चलना। शरद जी, मैं कोई डिमीनिंग वर्ड्स नहीं कह रहा हूँ, वो उचित भी नहीं है डॉक्टर साहब, उचित भी हाँ, मेरी कोई भावना भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमारा प्रतिद्वंदी लोकतांत्रिक दल है, लेकिन कांग्रेस का स्वभाव अलग है। और यही कारण है, मैंने करुणा जी का भी आपको उदाहरण दिया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं बड़े इमोशनल होते हैं सर, इमोशनली जुड़े होते हैं, और बहुत कठिन होता है कि वो एक रैशनल दल में उस स्वाभिमान को जीवित रख पाए। नाराज होकर जरूर जाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, कहीं उनकी इमोशंस हर्ट हुई होती है इसलिए जाते हैं। और जैसा बातचीत से लग रहा है, नंद कुमार जी को ये लगा कि छत्तीसगढ़ में स्थितियां, उनको लगा कि कांग्रेस की ही ठीक बनी रहेंगी, तो वो कुछ करना चाहते हैं लोगों के लिए, तो वो एक प्रथम दृष्टया दिखाई देता है।
और एनीवे भाई जीवन में जो आए हम क्या करें शरद जी, ये बताइए। हमको तो जो साथ आए उसको लेकर चलना है जी। और ये भावनात्मक जब पल होते हैं तो उस पर टिप्पणी करना जरा कठिन होता है जी। जब रैशनैलिटी के होते हैं जी। जो अभी मान लो अभी चुनाव आ रहे हैं तो हमको ऐसे भी अवसर मिलेंगे जब रैशनल डिसीजन होंगे तो हम भी अपने कार्ड खोलकर आपको दिखाएंगे शरद। प्रताप भानु शर्मा जी, हमारी जेबें खाली है। प्रताप भानु शर्मा जी एक बड़ी बात कह रहे थे शरद जी से अभी बात जब चल रही थी, उन्होंने कहा कि संगठन को और काम करने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया और ये बात मध्य प्रदेश में भी लगातार होती रही है कि हमारा यदि किसी से मुकाबला है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। ये ठीक है कि आपके यहाँ कुछ लोग आने को तैयार बैठे जैसा आप लोग का दावा है, लेकिन संगठन दोनों जगह मजबूत करने की जरूरत होगी यदि साय के बयान को समझें तो। ये बहुत ही अनुभव वाली बात अब हमारे नंद कुमार साय जी ने करी है और उसका संज्ञान हमको लेना चाहिए कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यदि 40-50 साल की राजनीति उन्होंने हमारे विपक्षी दल में रह के करी है तो वो उन्होंने शरद जी से बहुत खुलकर शेयर किया है और शरद जी की और उनकी फाइन ट्यूनिंग भी देखने में आई इसमें, इसलिए उन्होंने कोई चीज छिपाई नहीं और उन्होंने साफ ये कह दिया नंद कुमार साय जी ने कि आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में जो उन्हें काम की अपेक्षा है वो इस पार्टी में उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया और भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस सरकार जो काम कर रही है आदिवासी वर्ग में जाके काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है और उनकी आर्थिक स्थिति उठाने के लिए, शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इससे नंद कुमार साय जी बहुत प्रभावित लगे मुझे और आदिवासी वर्ग के आज छत्तीसगढ़ के सबसे प्रभावी नेता हैं, सबसे वरिष्ठ नेता हैं वो। मैं उनको जानता हूँ, 3 बार से सांसद रहे, प्रदेश भाजपा के वो अध्यक्ष रहे, सब चीजें। और मध्य प्रदेश में संगठन पे आता हूं मैं। मध्य प्रदेश में संगठन आज भाजपा के मुकाबले कांग्रेस का संगठन मजबूत होता जा रहा है। भाजपा को तो प्रशासन की, पैसे की, प्रशासन की, पुलिस की एक ऐसी आदत लग गई है जिसके बलबूते पे ही वो काम कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री की रैली रीवा में हुई, इसके पहले गृह मंत्री की रैली सतना में हुई। कितने सरकारी संसाधन लगाकर आदमी को, आप तो गए हैं वहां पर, देखा है, ठीक है, मोदी की तारीफ हो रही थी, कोई मोदी की बुराई कर रहा, सब चीजें, पर जो भीड़ इकट्ठी करी गई थी वो आशा, उषा, निराशा, सर ये राजनीति का एक ऐसा पक्ष है जिसको लेकर आप भी खूब कहते हैं, कांग्रेस भी कहती रही है। डॉक्टर वाजपेयी कुछ कहना चाह रहे हैं मनोज, फिर उसके बाद जी। देखिए चाहे जो कर लो, ये वंदे भारत और मालगाड़ी का सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, चुनाव है। जी वंदे भारत और मालगाड़ी का चुनाव है साहब। अरे वंदे भारत का कितना एक्सीडेंट हुआ है उसका हिसाब तो निकाल लो। और बता देंगे साहब। और वंदे भारत का एक्सीडेंट हो रहा है भानु जी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मेहनत कर रहे हैं पर अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और यदि कांग्रेस के लिए कर रहे होते तो कार्यकर्ता स्वीकार कर लेता, बच्चों के लिए तो करेंगे नहीं वो। जयवर्धन जी, कांग्रेस के लिए करेंगे, बकुल, हाँ एग्रीड ना। तो जब तक कांग्रेस इससे बाहर नहीं निकलेगी, जनता के लिए काम नहीं करेगी जैसा शिवराज जी करते हैं, तो मुझे लगता है कि मुकाबला हमारे लिए आसान रहेगा। ये मानकर चलिए चुनाव तक ये आना जाना रहेगा। शरद जी, हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे और मैंने आपसे कहा है हमारी जेबें खाली नहीं है, उसमें भी कुछ कार्ड्स हैं जो समय आने पर आपको मिलेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में आपने देखा ही है कि जब हो रहा था तो 19 अभी भी वो लोग बाकी हैं, तो चलने दीजिए। शरद जी, पार्ट ऑफ पॉलिटिकल गेम। शरद जी, आपकी बात हो रही थी अभी और जिस बात को लेकर कई बार आपने भी जिक्र किया है, तो क्या संवाद की एक कमी कहीं ना कहीं, ये सिर्फ मनोज बहुत अहम सवाल आपने ध्यान खींचा है हम सबका जी। ये सिर्फ बीजेपी की ही समस्या नहीं है, ये दरअसल सफलता की तरफ बढ़ने वाली या चुनौतियों की तरफ बढ़ने वाली हर पार्टी की ये एक प्रॉब्लम है। सफलता अपने साथ अपने जोखिम लेकर आती है। आप सफल होते हैं तो आप ये मानकर चलते हैं कि क्या कम्युनिकेशन करें, हमारी तो टिप्स में हैं चीजें, हमें तो मालूम है क्या चल रहा है और क्या मिलना उससे टाइम। तो क्या होता है कि जो छोटा कार्यकर्ता, मझोला कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ता होता है, उसको देखिए बीजेपी बहुत स्वाभिमान की पार्टी है। कांग्रेस में एक, जैसा डॉक्टर साहब ने बखूबी कहा कि कांग्रेस एक अलग मिजाज की पार्टी है। अगर आप बीजेपी से उसकी तुलना करेंगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता जितनी जल्दी कोसता है, कांच तोड़ता है, पत्थर हाथ में उठाता है, उतनी जल्दी पार्टी के लिए मन कर आ भी जाता है खुले मन से।
बीजेपी का कार्यकर्ता जाता नहीं है पार्टी छोड़ के जी। वो खड़ा रहता है। आप कहेंगे सुबह 4 बजे आ जाओ, 4 बजे आ जाएगा जी। आप कहें रात 3 बजे तक रहो, लेकिन उसके दिल की जो पीड़ा जी, है साहब, जी, उस जी। पीड़ा को समझना पड़ेगा। नहीं तो उसका शरीर खड़ा है, जी उसका मन साथ नहीं है आपके। और शरीर नहीं चाहिए चुनाव में, मन चाहिए। मन और शरीर मिलकर परमात्मा और आत्मा की तरफ ले जाते हैं। सर जी, लेकिन क्या इसमें जरूरत है कुछ बातों की, जिसका आपने भी कहा कि एक समय के बाद चीजें कुछ तब्दील होती है, कुछ परिवर्तित होती है, लेकिन बार बार दीपक जोशी की बात भी उसी तरह की है। यदि आप नंद कुमार साय साहब की बात करते हैं, वो भी उसी तरह की है। जैसा संकेत कांग्रेस की तरफ से दिखाई दे रहा, आपको लगता है ये सिर्फ संकेत रहेगा या वास्तव में जो स्थितियां बनी हुई है उसका कुछ असर होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है, खासतौर से बीजेपी के लिए। तो मुझे लगता है क्योंकि नंद कुमार साय जी का जाना, दीपक जोशी जी का भी इस स्वर में बात करना, एक बार पहले भी वो कह चुके हैं मेरे लिए विकल्प खुले हैं। 2 साल पहले की बात है, और उस समय उनकी प्रदेश बीजेपी कार्यालय उनको बुलाया भी गया था, और यहाँ बातचीत के बाद ऐसा माना गया था कि वो मसला सुलझ गया है। लेकिन वो मसला सुलझा नहीं है, बल्कि और उलझ गया है। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस की तुलना में अभी अगर हम बात करें तो बीजेपी में संवाद की प्रक्रिया, और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। बीजेपी के पास ऐसे रण चातुर्य से भरे नेताओं की फौज है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी संवादहीनता नहीं रखते। वो पार्टी के एक ऐसे अनुशासित कार्यकर्ता की तरह आते हैं। जब वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होते हैं तो बिल्कुल एक आम कार्यकर्ता की तरह होते हैं। बाहर वो निकलते हैं तो हर जगह जाते हैं, मिलते हैं। लेकिन इधर बीजेपी में ऐसा लग रहा है कि एक मत होने में थोड़ी सी चुनौतियां दिखती हैं, और ये चुनौतियां कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, मैं नहीं कहता कि उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, पहाड़ जैसा टास्क है। डॉक्टर वाजपेयी की बात से सहमत हूं। चुनाव नजदीक आ रहा है, दल बदल की ये दुमदुम बजेगी, ये सायरन बजेगा दल बदल का, इधर से भी उधर से भी, और इससे किसी की चुनावी संभावनाएं बहुत उज्जवल हो जाएंगी और किसी की कालिमा से भर जाएंगी। ऐसा भी कदापि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको अपने कार्यकर्ता को खुले मन से, जो अटल जी कहते थे कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और मतलब तो ये चीज आपको रखनी पड़ेगी। और इस संवाद का एक मंच रखिए, जैसे कांग्रेस में भड़ास निकालो सम्मेलन होते रहे। प्रताप भानु जी अच्छे से समझते हैं उनको। जी जी डॉक्टर साहब, ये जो बड़ा सम्मेलन जैसा शरद जी कह रहे हैं, पहले तो आप लोग लगातार संपर्क में रहे हैं, लगातार संवाद की तरफ, और आप जैसे कई ऐसे लीडर हैं जो संवाद बनाकर भी रखते हैं, चाहे वो आज का जो दौर है सोशल मीडिया का वो देख लें या सीधे तौर पर संवाद देख लें। लेकिन जो बातें सामने आ रही उसमें कहीं कोई एक महीन धारा एक दिखाई दे रही जिसको जोड़ने की जरूरत होगी। देखिए मनोज जी, हर 5 साल 10 साल में समाज का स्वरूप भी बदलता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि राजनीतिक कार्यकर्ता का स्वरूप भी बदलता है, और आप और शरद जी भी इस पे थोड़ा सा जरूर झुकाव रखेंगे कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो एक नैतिक बल होता था, वो धीरे धीरे जैसे समाज में सभी जगह देखा जाता है, तो थोड़ा सा फास्ट फूड मॉडल आया, भाई सबको सत्ता में रहना है, उसके साथ चलना है, तो हमारी संभावनाएं मजबूत दिखेंगी। तो आप मान के चलिए वंदे भारत में खुद चलेगी वंदे भारत। तो हमको उस पर भी ध्यान देना है कि हमारी संभावनाएं मजबूत हो। हम 200 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और मानकर चलिए कि हम, आपने जितनी बातें कही है शरद जी, मनोज जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है, लेकिन काम किया जा सकता है। डॉक्टर वाजपेयी, कोई दो मत नहीं, हम जरूर करेंगे। जैसा प्रताप भानु जी भी चिंतित थे थोड़ा कि जिस पटरी पे दौड़ रही है वंदे भारत, उसके आसपास सुरक्षा का घेरा अच्छा हो, जिससे दुर्घटनाएं छोटी मोटी हो रही हैं लेकिन ना हो, उससे बिल्कुल नहीं होगी। जी बिल्कुल नहीं होगी। तो वंदे भारत की स्पीड का आनंद लेना है, एम्बियंस का आनंद लेना है, तो थोड़ा सा रफ्तार तो ज्यादा होती है सर, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जब ज्यादा रफ्तार होती है तो दुर्घटनाएं भी होती हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। पर हम ध्यान रखेंगे, हमें वंदे भारत से बुलेट की तरफ पढ़ना, पीछे नहीं जाना मालगाड़ी की ओर। निश्चित तौर पर, लेकिन इसमें वो सारे लोग सवार हों जिसमें बुलेट तो चला नहीं पाए आप 10 साल में। की बुलेट की बात कर रहे हैं, वंदे भारत के एक्सीडेंट हो रहे हैं। 70 साल में वंदे भारत नहीं चला पाए तो हमें क्या प्रताप भानु शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी, देता हूँ। चलिए अब मनोज जी के सवाल की तरफ आइए। प्रताप भानु शर्मा जी, किसी भी रेल की, सर मुख्य मुद्दे पर वापस तो आइए सर। स्पीड 100 और 110 किलोमीटर से आज तक ज्यादा नहीं हुई है। उससे ज्यादा शताब्दी एक्सप्रेस की है और राजधानी एक्सप्रेस की है, और वो कांग्रेस ने चलाई है।
आप तो समझ इन लो, प्रतीकों पूछ लो का आनंद रेलवे लीजिए विभाग में। प्रताप भानु जी, आपको जानकारी इन का प्रतीकों का आप आनंद ले लो। लीजिए और मनोज जी के तो आप गंभीर ले लो सवाल को रेलवे सुन विभाग लीजिए। से प्रताप भानु जानकारी। शर्मा जी, आपने किराया रेलवे जी, का अब वो वंदे भारत में बैठ चुके हैं मनोज जी। डेढ़ा किराया कर सर- दिया। सर, आम वंदे- आदमी को आप लूट रहे हो। सर मध्य प्रदेश वापस आ जाइए सर। आप बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए। सर- वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत। प्रताप भानु शर्मा जी, एक सवाल सुनिएगा मेरा, एक सवाल सुनिएगा। भरोसों के देश की जनता को। वो प्रताप कांग्रेस का प्रताप यही भानु जी, नजरिया है। प्रताप भानु, मेरा ये जी। सवाल है, वापिस आ जाइए जी। मुद्दे पर। जो दावे आप लोग के लगातार दिखाई दे रहे हैं, महेंद्र जोशी जी से जी। बात हुई तो उन्होंने भी उसी तरफ इशारा किया, सीपी शेखर भी उसी जी। तरफ इशारा कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो ये जो बड़ा एक बम आप फोड़ने वाले हैं, ये कब फूटने वाला, कुछ तैयारी हो गई क्या इसकी? एक के बाद एक बम फूटेगा सनी जी, देखते जी। रहिए आप। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, आपने लिख दिया। इसलिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो कमलनाथ जी कह रहे हैं, चंद्रप्रभाष शेखर जी कह रहे हैं, हम अभी क्यों डिस्क्लोज करें? जब समय आएगा, समय पे सब चीज सामने आ जाएगी। इसमें इन्हें वाजपेयी जी को, हितेश जी को चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये इनसे लोगों का मोह भंग हो गया है, और जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, सौदेबाजी से सरकारें गिराई जा रही हैं, ये लोग देख रहे हैं। ये दो पूर्व ये मंत्रियों हमारे का मध्य प्रदेश में जिक्र, कभी नहीं हुआ। सर 2 पूर्व मंत्रियों का जिक्र हो रहा था, वो आपके आसपास के तो कोई नहीं है? हमारे आसपास के ही हैं, ये मान लीजिए आप। जी, नाम नहीं बताएंगे। जी भानु जी खुद तो नहीं आ रहे वंदे भारत अच्छा अच्छा, ये एक बात कहना चाहता हूं मैं। कहिए। ये वंदे भारत एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं। अभी रेलवे विभाग का एक नोट मैंने पढ़ा, इंजीनियर होने के नाते मैं डॉक्टर साहब को समझा दूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जिस रूट में चली है, हर एक जगह एक्सीडेंट हो रहा है, नंबर 1। और जो भारतवर्ष का ट्रैक है, वंदे भारत रेल अपने आप नहीं भागती है। हमारा ट्रैक 100, 110, सर, रेल 120 का मतलब किलोमीटर ट्रैक ही होता की है। स्पीड से, वंदे भारत स्पीड तो से। ट्रेन है, रेल नहीं है। रेल हाँ, तो नहीं जो मालूम नीचे है। बिठाते हैं, उसको आप भी बोलते हैं। नहीं, वंदे भारत तो आप मुझे भी कह पता है, रहे हैं ना, सर। इसलिए जवाब दे रहा हाँ, हूँ। तो मैंने ये नहीं कहा उसमें रेल है, मैंने 120 कहा ये की स्पीड ट्रेन से है। रेल तो वो होती शताब्दी है जिस पर एक्सप्रेस ट्रेन हमारी चलती चल है। रही है, 120 की थोड़ी स्पीड अकल से हमको भी राजधानी है, एक्सप्रेस वंदे चल रही भारत बना रहे है। हैं, तो। और ये 30 साल पहले अचीव सर ट्रेन को छोड़ दीजिए सर। सर जो आपको बताना चाहूंगा, सर ट्रेन आज को जो छोड़ दीजिए सर। इलेक्ट्रिफिकेशन है पूरे हिंदुस्तान में, ये कांग्रेस सरकार की देन है। सर पूरे बिल्कुल है। देश में प्रताप भानु शर्मा जी, मैं प्रताप शरद जी भानु के पास जी चल अभी रहा तक हूँ। वंदे शरद जी, भारत में शरद बैठे जी, नहीं है, बैठेंगे तो शायद उनकी राय बदलेगी। शरद जी, ट्रेन तो मैं- अच्छी है, राजनीतिक पार्टियों की ट्रेन की बात प्रताप भानु जी और डॉक्टर किराया वाजपेयी डेढ़ा जाने। कर दिया इन्होंने। जी। शरद जी, डेढ़ा किराया कर दिया। चलिए शरद जी, प्रताप भानु चलिए, शर्मा रेल जी, बजट पर आएगा, चर्चा कर लेंगे सर। आधी मनोज जी रेल कुछ खाली कह जा रहे रही हैं है। जी। आप भोपाल से दिल्ली की वंदे भारत एक्सप्रेस देख लो जाके। सर ट्रेन बहुत तेज चल रही है सर, रोकिए थोड़ा सा सर। निरीक्षण कर लेना हमारी तरफ से। हाँ, मनोज जी, हाँ, मनोज जी। शरद जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, एक तो एक खबर आ रही कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी अपने गृह निवास पर मौजूद है, ऐसा उन्होंने कहा है, और कांग्रेस में जाने की बात पर उन्होंने बोलने से कुछ मना किया। 5 मई को उनकी स्वर्गवासी पत्नी के कार्यक्रम में वो बिजी है, जैसा उन्होंने कहा, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे भी थे। फिलहाल कांग्रेस में जाने की बात वो टाल गए हैं। जरा सुन लीजिए क्या हुआ। वहां का जायका लिया, वहां का समझने का प्रयास किया हमारे संवाददाता ने। कुछ है जी जी जी, ये देखिएगा ये तस्वीरें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीपक जोशी जी बागली में अपने पैतृक निवास पर हैं, तनाव मुक्त दिख रहे हैं, साथ में कुछ समर्थक भी हैं, शायद उनका कार्यालय है जहां वो बैठे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि कांग्रेस में जाने की अटकलों पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया, और उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी, जिनका कुछ समय पूर्व निधन हुआ है, उनसे जुड़ा, शायद उनकी बरसी से जुड़ा या उससे जुड़ा कोई कार्यक्रम है, जिसकी वजह से वो बागली आए हैं। और यही वजह है कि उन्होंने कहा मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन चेहरे पर उनके कोई तनाव नहीं दिख रहा। आप देखिए कितने सहज रूप से टहलते हुए दिख रहे हैं। तो क्या किसी नतीजे पर पहुँच चुके हैं दीपक जोशी तय कर चुके हैं। और जिस तरह की खबरें, एक बार फिर छोटा सा रिकॉल कर दूं कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से कुछ लोग मिले थे, नायक साहब मिले थे अभी कुछ समय पहले, जिसकी तस्वीरें वायरल हुई हैं। और कांग्रेस के अंदर खाने से जो हमें पुष्ट खबर मिली है, वो खबर कह रही है कि कमलनाथ जी ने भी हरी झंडी दीपक जोशी जी को लेकर दिखा दी है। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये खबर भी उसी दिन सामने आई है जब छत्तीसगढ़ में
मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी के नेता नंद कुमार साय जी ने दल बदल किया है और भाजपा का करीब 50 साल पुराना साथ छोड़कर उन्होंने दामन थामा है। कांग्रेस का बड़ा झटका है मनोवैज्ञानिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर यह कोई आसमानी सुल्तानी निर्णय होगा ये नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक सेटबैक बहुत तगड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये बताता है कि चीज़ें कुछ बदली हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बात करें कि जब कांग्रेस में उनकी बात निरंतर चल रही थी, किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब ये दीपक जोशी का एक टास्क है मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कि क्या वो दीपक जोशी जी को रोक पाते हैं या फिर ये कहानी भी छत्तीसगढ़ की तरह आगे बढ़ती हुई आगे नजर आएगी। मनोज। शरद जी, ये माना जाए कि आने वाले और 2-4 दिन, जैसा 5 तारीख का आप जिक्र कर रहे हैं, 5 मई का, या फिर सीपी शेखर के बयान को देखें, बाकी वरिष्ठ नेताओं के बयान को देखें, कुछ हो सकता है, कुछ संभावनाएं बनती है मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि हर समय हर एक व्यक्ति को हर बात अच्छी लगे पार्टी की तो समझ से परे है, या दिखाई भी देता चुनाव के समय, लेकिन क्या इसके रास्ते कुछ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, चलते चलते जी, महत्वपूर्ण बात यह है जो डॉक्टर वाजपेयी भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि ये घटनाएं अब घटेंगी और इन घटनाओं का सिर्फ एकमात्र जो असर पैदा करने की कोशिश है वो है मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना अपने प्रतिद्वंद्वी पर। सिर्फ ये एक बड़ी वजह होती है और मीडिया की सुर्खी बनने से वो दबाव और अधिक बढ़ जाता है कि कांग्रेस के ये दिग्गज नेता बीजेपी में आए, बीजेपी के ये बड़े नेता दिग्गज नेता कांग्रेस में आए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। अब ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक चुनौती है। कमलनाथ जी बड़े निश्चिंत नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि वो ये मान चुके हैं कि जो सबसे परिवर्तनकारी और कांग्रेस को सबसे जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला दल बदल था वो हो चुका है जी। तो वो उतने, बीजेपी चूंकि एक ऐसी पार्टी है जिसके वृक्ष पर अभी फल लगे हैं और लदे हैं ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फल कांग्रेस की तुलना में अधिक हैं। तो अगर फल टूटेंगे तो कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो बीजेपी को उसी तरह नुकसान पहुंचाए जैसे सत्ताधारी दल जब वो थी 2018 में तो बीजेपी ने उसको नुकसान पहुंचाया। तो निश्चित तौर पर जब टिकट वितरण के पहले पहले की कहानी पहुंचेगी, जैसे 70 पार के फार्मूले का एक विकेट हमने छत्तीसगढ़ में देख लिया, नंद कुमार साय जी ये इशारा कर गए कि ये भी एक कारण था कि साहब आप अब ना मुझे विधानसभा के लिए योग्य समझते हैं, ना लोकसभा के लिए, और ना शायद आप मुझे गवर्नर या इस तरह के किसी पद के लिए योग्य मानते हैं। तो ये संवादहीनता की ये जो कड़ी है, आप ऐसे नेताओं की संख्या बीजेपी में बड़ी संख्या में देखेंगे तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा समय है ये, अभी आप चीजें संभाल सकते हैं। युवा, अपने मैच्योर कार्यकर्ता और अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता, बुजुर्ग कार्यकर्ताओं से, नेताओं से आपको बात करनी चाहिए और इश्यूज रिजॉल्व करने चाहिए, क्योंकि आपके भीतर ये जो टूट फूट होगी इसकी अल्टीमेट बेनिफिशियरी कांग्रेस। बिल्कुल, और ये कहा भी जाता है कि कम्युनिकेशन, मतलब संवाद आप हमेशा बनाए रखिएगा, जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। और जहां संवादहीनता हुई, जहां संवाद टूटा, वहां मुश्किलें पड़ती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या किसी संस्थान की बात हो। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक आज खलबली मची हुई है, अलग अलग तरह की चर्चा है और चुनाव की तारीख है जैसे जैसे नजदीक आएंगी, जाहिर है इस तरह की बातें और सामने आती रहेंगी, क्योंकि दल बदल करना कोई नई बात नहीं है। 18 में आपने देख ही लिया, सरकार बनी कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 28 से ज़्यादा लोग वापस चले गए कांग्रेस छोड़कर, और सरकार आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या 2023 से पहले कुछ और चीज़ें दिखाई देंगी? लेकिन साय का जाना भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका है। पर बड़ा सवाल यही, मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ दिखेगा या सिर्फ बातें हैं? पिक्चर अभी बाकी है। मुझे दीजिए इजाज़त।